Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु जो नई टेस्ट सीरीजें हमने चलाई है, चाहे वो किसी भी विषय की हो, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा रही है। वैसे मनोविज्ञान के पेपर तो हमने पहले भी कई डाले हैं, लेकिन अब जो आपके टेस्ट आने वाले हैं बिल्कुल शानदार, एक बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज से मनोविज्ञान के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। टेस्ट नंबर आपका फर्स्ट है, ये अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, रीट साइकोलॉजी 26 सितंबर वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद में आपके शिक्षण विधियों का टेस्ट आ रहा है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा साथियों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है साथियों, दोनों लेवल के लिए है ये। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क द्वारा बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास क्षेत्र, पाड़ या ढांचा और अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो आप प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर बताइए साथियों, इसका कौन सा विकल्प आपका राइट है। देखो, वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें एक मतलब अलग से एक तत्व बताया है जिसको पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वयस्क द्वारा मतलब एक अधिक उम्र वाला कोई व्यक्ति बच्चे के निष्पादन मतलब बच्चा जो कार्य कर रहा है उसके वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, कि उसमें उस कार्य में वयस्क के द्वारा कोई सहयोग किया जाता है और वो कार्य विस्तारित रूप ले ले, तो इसको पाड़ या ढांचा के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 में सही है साथियों। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए आपके दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में आपका कौन सा विकल्प सही है? देखिएगा, सोचिए समझिए और फिर आंसर दीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन शामिल करने की पूरी कोशिश की है। तो जो जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने एक तत्व बताया था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना। साथियों, जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना है ये संवेदी प्रेरक अवस्था में नहीं होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु तो कितनी है? 0 से 2 वर्ष। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होती है जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष, और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होती है जिसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। देखो, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है जिसकी अवधि लगभग 11 वर्ष से 15-16 वर्ष के बीच की मानी जाती है। तो चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, अच्छे से देखना है प्रश्नों को और कमेंट करके ज़रूर जाना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। तो तीसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना और विभेदीकरण। तो तीसरे क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए साथियों, आपके कौन सा विकल्प इसमें सही है। अच्छे से देखिएगा तीसरे प्रश्न को और फिर आप उत्तर दीजिए। तो देखो, तीसरे क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प, सामाजिकरण। कैसे रहेगा? क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम जो अपनी आदतें हैं, कौशल है, मूल्य हैं, अभिप्रेरणाएं हैं, इनको विकसित करते हैं और खुद एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनते हैं। जिम्मेदार किसके प्रति? समाज के प्रति। इसको ही सामाजिकरण कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। सामाजिकरण में हम समाज के जो नियम रीति रिवाज होते हैं उनका अनुसरण करते हैं साथियों। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 को अच्छे से समझना है साथियों, क्योंकि जल्दबाजी में आप उत्तर गलत भी दे सकते हो। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कथन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं।
आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका होती है मानव के विकास में, कि भाई आनुवांशिकता की क्या भूमिका है, पर्यावरण की क्या भूमिका है, उस चीज़ को देखते हुए आपको आंसर देना है। तो देखो पहला विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहा है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। सिर्फ आनुवांशिकता ही नहीं साथियों, वातावरण भी प्रभाव डालता है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तो परिवेशीय मतलब वातावरण, परिवेश मतलब पर्यावरण। तो साथियों पूर्ण रूप से पर्यावरण ही विकास को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि वंशानुक्रम की भी इसमें भूमिका होती है। तो अतः आपका कौन सा विकल्प सही है? फिर थर्ड विकल्प सही है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण या वातावरण दोनों ही। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, यहाँ थर्ड विकल्प ही सही रहेगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। कल तैयार रहिएगा, मेगा टेस्ट आ रहा है दोनों लेवल के लिए। 150 प्रश्नों का पूरा पेपर बनाया गया है आपके लिए। तो कम से कम टारगेट होना चाहिए कि 30,000 लोग उस टेस्ट को दे एक ही दिन में। ये इतना टारगेट है, हालांकि मुझे पता है कि इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन पूरा अगर आपका सहयोग मिला तो बिल्कुल 30,000 एक दिन में उस पर देखने वालों की संख्या होगी, टेस्ट अटेंड करने वालों की। और कम से कम साथियों 2 के लाइक उस पर चाहिए। अगर नहीं कर पाते हो तो यार मोटिवेशन हमें नहीं मिलता है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को दोहराया जाता है और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो 5वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है? 5वें प्रश्न का सोचिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए साथियों। देखो जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें विद्यार्थी के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है साथियों। विकल्प आपका 1 सही है। निष्क्रिय रूप से ज्ञान इसमें प्राप्त नहीं करते हैं, ना ही ज्ञान को दोहराया जाता है और ना ही शिक्षक के निर्देशों का अनुसरण किया जाता है, बल्कि खुद ही ज्ञान का निर्माण करते हैं छात्र। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 5 में। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 6वां क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक है? तो जो कुछ ऊपर दिए गए हैं ये किसके सूचक दिए गए हैं? एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, या इनमें से सभी? तो देखो प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर बता दीजिए। जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर कोई छात्र है उसको पढ़ने के प्रति चिंता होती है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई आती है, उसकी शब्दावली कौशल निम्न स्तरीय होता है, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसे कठिनाई होती है, तो वो सृजनात्मक विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता। स्वलीन विद्यार्थी में जो सामाजिक आचरण है वो सही से नहीं कर पाता है छात्र। इसका राइट आंसर है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की उपरोक्त विशेषता बताई गई है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिएगा प्रश्न संख्या 7 को, तो अच्छे से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला विकल्प, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना चाहिए। या अंतिम विकल्प है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना चाहिए। तो जो सार्थक अधिगम है उसका पक्ष इनमें से कौन सा विकल्प ले रहा है? देखो तीसरा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। केवल व्याख्यान विधि से सार्थक अधिगम नहीं हो सकता है। पुरस्कारों को आप बढ़ाते हो, पुरस्कारों फिर वहाँ तो लोभ लालच वाली बात हो गई साथियों, इससे भी सार्थक अधिगम नहीं होगा। परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से भी सार्थक अधिगम नहीं होगा, बल्कि जो विषय वस्तु है
और जो बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम है इसके प्रति और अधिगम के प्रति हमें सच्चा सरोकार रखना चाहिए, मतलब सही तरीके से कार्य करना चाहिए। तो चौथा विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 है। आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि यहाँ रिक्त स्थान है, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद करना। तो देखो संरचनावादी उपागम के आधार पर आपको बताना है कि ज्ञान की संरचना करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इनमें से क्या है। साथियों संरचनावादी उपागम में ये जो दंड या सजा जो शब्द है ये तो बिल्कुल ही गलत है। यंत्रवत याद करने पर भी इन्होंने बल नहीं दिया है। अनुबंधन में तो प्राचीन और क्रियाप्रसूत अनुबंधन में बल दिया गया है। जो संरचनावादी उपागम है इसमें ज्ञान की संरचना के लिए विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होता है ये अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आपका प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही है साथियों? प्रथम विकल्प सही है। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है तो उसके लिए अवश्य कमेंट करें, आपको जवाब 100% मिलेगा साथियों। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अच्छी तरह से समझना है साथियों, जल्दबाजी में बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे। एग्जाम लेवल के प्रश्न है ये। शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था पहले तो याद होना चाहिए, लगभग यूँ मानो लगभग 8 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष का समय मध्य बाल्यावस्था का होता है। तो इस अवस्था में कौन सी विशेषता बालक में पाई जाती है? प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर देना है आपको। तो देखो अधिगम मुख्य रूप से संवेदी, तो संवेदना तो प्रथम अवस्था होती है साथियों, ये इसलिए गलत है। पहला विकल्प क्या कह रहा है? शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। तो भाई बाल्यावस्था में तो शारीरिक विकास और वृद्धि धीमी हो जाती है, ये भी गलत है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता मध्य बाल्यावस्था में नहीं बल्कि किशोर अवस्था में आती है। तो यहाँ जो राइट आंसर है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यही आपका सही आंसर है साथियों। लगभग 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक मूर्त रूप से, मतलब जो चीज़ें उनके सामने हैं उसके बारे में सोचना और उनके प्रति तर्क देना, ये विशेषता इनमें होती है। तो थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 9 में। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। तो साथियों अब हम प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो चलिए आपके 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करना, संवाद एवं परिचर्चा करना और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली इनमें से कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 10 में आपको सही आंसर का चुनाव करना है साथियों। बताइएगा 10वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो 10वें क्वेश्चन में जो देखो प्रयोग एवं पर्यवेक्षण तो प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली होती है, संवाद और परिचर्चा भी प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली होती है। पहला या चौथा विकल्प, तो साथियों जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, सबसे कम प्रभावी माना जाता है, क्योंकि दिया गया ज्ञान उसको ही दोहराना तो फिर एक तरह से वो तो रटना हो गया। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 10 में वो आपका सही आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। वह अवस्था जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोर अवस्था। तो देखो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल इनमें से कौन सी अवस्था करती है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न के गलत होने का। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर है वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल किशोर अवस्था करती है। कौन करती है? किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद में भी वयस्क अवस्था
आरंभ होती है। चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 में बाल्यावस्था की समाप्ति तो किशोरावस्था के संक्रमण की पहल करती है साथियों। ओनली चौथा ही विकल्प रहेगा 11वें प्रश्न में राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 12 देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको कहा जाता है। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता और अहम केंद्रित वार्ता। तो प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर का आपको चुनाव करना है। इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, अच्छी तरह से देख लीजिए साथियों प्रश्न नंबर 12 को। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, क्योंकि राइट आंसर जो इसमें आता है वो है व्यक्तिगत वार्ता। आपका प्रथम विकल्प सही है। जो संवाद, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से मन ही मन में बच्चे जब बातें करते हैं तो उसको ही व्यक्तिगत वार्ता वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी को निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों के बारे में समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो देखो आकलन जो हम बच्चों का करते हैं इसका प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या होना चाहिए? 13वें क्वेश्चन में सही आंसर बता दीजिए। तो देखो रिपोर्ट कार्ड में जब हम बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करते हैं ये कोई प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना ये भी इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं माना जाता है, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है साथियों कि जो अवधारणाएं हैं जिनका हमने आकलन किया है, मतलब जो संबंधित अवधारणाएं हैं इनके बारे में बच्चों ने कितना स्पष्ट ज्ञान अर्जन किया है और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अभी भी उनके भ्रांतियां चल रही है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वें प्रश्न पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सर्वाधिक सही है? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सही बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प है? तो पहला विकल्प बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। दूसरा विकल्प है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विषयक है। और चौथा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो देखो बुद्धि के बारे में जो सर्वाधिक इनमें से सही है उसको आपको बताना है। 14वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? देखो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है और एक निश्चित योग्यता। तो साथियों निश्चित योग्यता इसको एक योग्यता इसको नहीं माना जाता, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? चौथा विकल्प है ये एक बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। बहुआयामी मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इसलिए व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिमान होता है साथियों। तो ये सबसे सटीक परिभाषा है, इसलिए आपके प्रश्न संख्या 14 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैकल्य मतलब यहाँ पर डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य बच्चे जो होते हैं इसके प्राथमिक लक्षण क्या माने जाते हैं? तो साथियों अपसारी तो सृजनात्मक चिंतन हो गया, सृजनात्मक चिंतन पठन वैकल्य का लक्षण नहीं है। एक ही गति विषयक को बार बार दोहराना भी डिसलेक्सिया का लक्षण नहीं है, बल्कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, क्योंकि पठन वैकल्य में क्या होता है
पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पढ़ने से संबंधित समस्या आती है साथियों, तो वो धारा प्रवाह से चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है। इसलिए आपका जो तृतीय विकल्प है तीसरा वाला, ये प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत आएगा पठन वैकल्य में। थर्ड विकल्प आपका सही है। प्रश्न 15 में देखो पठन वैफल्य भी लिख दिया जाता है और पठन वैकल्य भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है साथियों। तो अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। आपके 16वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। आरटी 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, या बच्चों को रोजगार प्रदान करने पर आधारित है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के जो अशक्त और जो सामान्य जो अन्य जो बालक होते हैं उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो वो होती है समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के। तो आरटी 2009 में जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा दी गई है साथियों, ये व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, ना ही अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर आधारित है, बल्कि ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। मतलब जो अशक्त जो बच्चे होते हैं जिनको समावेशी शिक्षा दी जाती है, जो उन बच्चों के मन में हीन भावना नहीं आए, उनका भी अधिकार है सभी के साथ पढ़ने का, तो इस प्रकार से अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर ये आधारित है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। लेकिन साथियों यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, और मीडिया एवं पड़ोस। तो इनमें से देखो, एक होता है प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी और एक होता है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी। तो साथियों जो परिवार है वो तो प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी में आता है, इसलिए परिवार वाले विकल्पों को तो हम हटा देते हैं। अब विद्यालय एवं मीडिया या मीडिया एवं पड़ोस, तो साथियों जो पड़ोस है ये भी आपके प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी में आता है, इसलिए ये भी आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी पूछी है। तो यहाँ पर द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के अंतर्गत एक तो विद्यालय आएगा और एक मीडिया आएगा। थर्ड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, जी व एस कारक सिद्धांत संबंधित है अधिगम से, व्यक्तित्व से, समायोजन से, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जी और एस कारक का संबंध आपके किससे संबंधित है? साथियों जी कारक का मतलब यहाँ पर सामान्य कारक से लिया जाता है, और एस कारक का मतलब विशिष्ट कारक से लिया जाता है। तो देखो ये दोनों ही चीज़ें आपके बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से। जो बुद्धि का द्विकारक वाला सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा, स्पीयरमैन ने जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था साथियों, इसमें इन्होंने दो कारक बताए थे, एक तो जी कारक और एस कारक, मतलब सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो यहाँ बुद्धि वाला विकल्प है ही नहीं, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे आपके। तो साथियों अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 ही प्रश्न मैंने शामिल किए हैं इस टेस्ट में। इसके बाद में जो शिक्षण विधियों का टेस्ट है ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें साथियों उसको। तो देखो 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में हमें बता करके जाए। तो 19वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। मेरिडिथ के अनुसार 15 से 18 वर्ष की अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत धीमी गति से होता है, तीव्र गति से होता है और धीमा होता है। तो ये आपको खुद के अनुसार नहीं बताना है, ये किसके अनुसार बताना है? मेरिडिथ के अनुसार बताना है साथियों। तो जो इन्होंने बताया है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर दे पाओगे, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। अब देखो मेरिडिथ ने विकास को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो भाग है 0 से 2 वर्ष, दूसरा भाग है 2 से 9 वर्ष, एक भाग है दूसरा भाग 2 से 11 वर्ष, तीसरा भाग है 11 से 15 वर्ष, और चौथा भाग है 15 से 18 वर्ष। तो ये जो 4 भाग है इसमें इन्होंने बताया है
0 से 2 वर्ष की अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। 2 से 11 वर्ष की अवस्था में विकास मंद गति से होता है, मतलब धीमा होता है। फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है और 15 से 18 वर्ष की अवस्था में विकास वापस धीमा हो जाता है। तो साथियों विकल्प नंबर आपका 4 सही है मेरिडिथ के अनुसार। नेक्स्ट अंतिम और 20वां क्वेश्चन, कमेंट करके जाए आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए आज का अंतिम और 20वां प्रश्न, शेषावस्था के संबंध में असत्य कथन है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है शेषावस्था में, मानसिक विकास की गति भी तीव्र होती है शेषावस्था में, नैतिक विकास की गति भी तीव्र होती है और संवेगात्मक विकास की गति भी तीव्र होती है। तो इनमें से बताइएगा शेषावस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो साथियों, शेषावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा, मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होगा, लेकिन जो नैतिक विकास है साथियों ये तीव्र गति से शेषावस्था में नहीं होता है, क्योंकि बालक मतलब जो शिशु होता है उसमें कोई नैतिक गुण इस अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगर वे नैतिक गुणों का प्रदर्शन भी करते हैं तो दंड और भय से वो आज्ञा का पालन करते हैं और नैतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में कोई नैतिकता नहीं होती है। इसलिए आपका थर्ड विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। तो ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों, कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारे सभी साथियों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी का।